हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम सी टेट के लिए CDP का प्रैक्टिस लेकर आ गए हैं, जो पेपर के अनुसार बनाया गया है। और अब आपके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा। गिनती के 7-8 दिन बचे हैं। किसी को 7 का पेपर है, किसी को 8 का पेपर है। तो अब आप लोगों को केवल एक ही काम है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस शीट दें और अधिक से अधिक क्वेश्चनों का सामना करें, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए। आपको ये लगे कि हाँ, हमारा पेपर निकल जाएगा। और सीटेट पेपर उतना कठिन नहीं जितना लोग समझते हैं, क्योंकि सीटेट के पेपर का जो सब सिलेबस है वो एक निश्चित है, उससे ज़्यादा सिलेबस कुछ नहीं है। यदि आपने अभी तक हमारे द्वारा चलाए गए सीटेट के लिए CDP के लिए प्रमुख सिद्धांत जो चलाए गए थे, यदि उसको अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो की प्लेलिस्ट चैनल में बना दी गई है। आप जाकर प्लेलिस्ट से एक विक्रम वाइज सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अब बिना टाइम खराब किए हुए सीधे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमो डिजिटल सिद्धांत, सेफोलोकाइडल निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? एक नंबर का इसका उत्तर होगा सेफेलोकार्डल सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था? किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था? जीन पियाजे, स्टेनले हॉल, लेविगुत्स्की, एरिक एरिक्सन। बताइए किसने कहा था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले हॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सभी बच्चों को एक ही स्कूल और कक्षा में एक साथ पढ़ाना, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, केवल समान बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को एक ही स्कूल और कक्षा में एक साथ पढ़ाना, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार एक बच्चा अपने मन का निर्माण कैसे करता है? निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करके। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी को रट करके। ऑप्शन नंबर सी, अपने अनुभवों और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी, माता पिता द्वारा सिखाए गए नियमों का पालन करके। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा अपने अनुभव और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं के स्थायित्व की समझ विकसित कर लेता है? ऑप्शन में दिया गया है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? यदि आपने अभी तक हमारे जीन पियाजे के सिद्धांत को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर जीन पियाजे के सिद्धांत जाकर देख सकते हैं, जो पेपर ओरिएंटेड बनाया गया था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति का पालन करना। ऑप्शन में बी दिया गया है, छात्रों की ज़रूरतों और क्षमताओं के आधार पर शिक्षण पद्धतियों को अपनाना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, मंद बुद्धि वाले छात्रों को अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है,
केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए बताइए क्या होगा इसका उत्तर? पूछ क्या रहा है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की जरूरतों और क्षमताओं के आधार पर शिक्षा पद्धतियों को अपनाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम एक स्थायी व्यवहार परिवर्तन है जो अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन बी दिया गया है, अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा से होता है। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम कभी भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता। ऑप्शन में डी दिया गया है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से पहले ही समाप्त हो जाती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अधिग्रहण की एक अंतर्निहित क्षमता होती है जिसे क्या कहते हैं? भाषा विकास यंत्र, भाषा अर्जन उपकरण, भाषा सीखने की प्रणाली और भाषा उत्पादक क्षमता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा LAD, भाषा अर्जन उपकरण। यदि आपने अभी तक हमारे नोम चॉम्स्की के सिद्धांत को भी नहीं देखा तो हमने उसके भी सिद्धांत बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा पूर्व पारंपरिक स्तर। क्या होगा इसका उत्तर? बताइए इसका उत्तर होगा पारंपरिक स्तर, न कि पूर्व पारंपरिक स्तर। क्या होगा? पारंपरिक स्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? स्कूल, मीडिया, परिवार, धार्मिक संस्थाएं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व है? प्रेरणा केवल सीखने के परिणामों को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को शुरू करने और बनाए रखने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा का सीखने से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा केवल शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को शुरू करने और बनाए रखने में मदद करती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्या डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? लिखने की समस्या से, पढ़ने की समस्या से, गणती गणना की समस्या से, बोलने की समस्या से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने की समस्या से। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, उनके उच्च IQ स्कोर से, उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल से। ऑप्शन नंबर सी, उनकी असाधारण सीखने की गति से। क्वेश्चन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, क्या क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, बच्चों का विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता बल्कि आगे बढ़कर फिर वापस आता है और फिर आगे बढ़ता है। यह कौन सा सिद्धांत है?
निरंतरता का सिद्धांत, चक्रीय प्रगति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा चक्रीकार प्रगति का सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पर दिया गया है, अधिगम अक्षमता का एक संभावित कारण क्या हो सकता है? खराब पोषण, आनुवंशिकता, आनुवंशिक कारण, अनुपयुक्त शिक्षा पद्धतियाँ। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों पर परीक्षा का बोझ बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया परिणामों का नियमित समग्र मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी, केवल शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को पास या फेल करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और परिणामों का नियमित और समग्र मूल्यांकन करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? लड़के और लड़कियों को अलग अलग काम देना, ऐसी कहानियाँ या और उदाहरण प्रस्तुत करना जहाँ लिंग भूमिका पारंपरिक ना हो। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, लड़कियों को खेल में भाग लेने से रोकना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, लड़कों को भावनात्मक होने से रोकना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी कहानियाँ और उदाहरण प्रस्तुत करना जहाँ लिंग भूमिकाएं प्रस्तुत प्रारंभिक ना हो। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए, केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को अपनी समस्याओं को हल करने और अपनी शिक्षा पद्धतियों में सुधार करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को उनके शोध कौशल सिखाना। ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को अपनी समस्याओं को हल करने, अपनी शिक्षा पद्धतियों में सुधार करने में मदद करना। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 दिया गया है, वाइगोत्स्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? जेडपीडी का अर्थ क्या है? बच्चा जो कुछ भी अकेले सीख सकता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चा जो कुछ भी वयस्कों की मदद से सीख सकता है। ऑप्शन सी, बच्चा जो कुछ भी कभी नहीं सीख सकता। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की पूरे सीखने की क्षमता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चा जो कुछ भी वयस्कों की मदद से सीख सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बताइए, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए छात्र शिक्षा का अनुपात क्या है? 1:20, 1:30, 1:35, 1:40। बताइए इसका उत्तर क्या हुआ? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:30। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सीखने के बारे में सबसे उपयुक्त है? बच्चे केवल शिक्षकों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे जिज्ञासा प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चा केवल घर पर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे केवल स्कूल में सीखते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे जिज्ञासा प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, मानसिक मंदता। क्या मानसिक मंदता
वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? केवल व्याख्यान विधि, व्यक्तिगत शिक्षण योजना के साथ व्यवहारिक गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर सी केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी बहुत कठिन कार्य देना ताकि वे अधिक प्रयास करें। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत शिक्षा योजना के साथ व्यवहारिक गतिविधियाँ। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत के अनुसार एक नर्तक के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है? ऑप्शन में ए दिया गया है भाषाई बुद्धि, ऑप्शन में बी दिया गया है शारीरिक गतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक गतिक बुद्धि। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, बाल विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? बाल विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आनुवंशिकता और पर्यावरण विकास में जटिल रूप से अंतःक्रिया करते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है केवल आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है केवल पर्यावरण ही विकास को प्रभावित करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता और पर्यावरण विकास में जटिल रूप से अंतःक्रिया करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा पहलू क्या है? विचारों को याद रखना, मौलिक और विभिन्न विचारों का उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरों की नकल करना, ऑप्शन नंबर डी दिए गए निर्देशों का पालन करना। बताइए क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक और विभिन्न विचारों का उत्पादन करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 दिया गया है, सभी प्रभावी मूल्यांकन के लिए क्या मानदंड होने चाहिए? क्वेश्चन 26 दिया गया, एक प्रभावी मूल्यांकन के लिए क्या मानदंड होने चाहिए? केवल छात्रों को पास या फेल करना, ऑप्शन नंबर बी वैधता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता, ऑप्शन नंबर सी केवल शिक्षकों की क्षमता का आकलन करना, ऑप्शन नंबर डी केवल साल के अंत में आयोजित करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वैधता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 दिया गया है, अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम क्या है? आवश्यकता, अंतर्निहित प्रोत्साहन, लक्ष्य, कमी का एहसास, ऑप्शन बी आवश्यकता, प्रोत्साहन, अंतर्निहित लक्ष्य, कमी का एहसास, ऑप्शन सी दिया गया है आवश्यकता, अंतर्निहित लक्ष्य, प्रोत्साहन, कमी का एहसास, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आवश्यकता, प्रोत्साहन, लक्ष्य, अंतर्निहित कमी का एहसास। बताइए इसका क्या होगा उत्तर? बताइए क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा किस पर बल देती है? प्रगतिशील शिक्षा किस पर बल देती है? रटकर सीखने पर, परियोजना विधि और समस्या समाधान पर, केवल परीक्षा आधारित शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय श्रवण पर। बताइए इसका उत्तर होगा परियोजना विधि और समस्या समाधान पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आयाम नहीं है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। बताइए कौन सा विकास का आयाम नहीं है? सामाजिक अस्थिरता। क्या उसका उत्तर होगा? इसको होगा सामाजिक अस्थिरता। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, स्कूल में बच्चों में भय
और चिंता को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी ए, उन्हें दंड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, एक सहायक और सुरक्षित सीखने का माहौल बनाना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, उनकी समस्याओं को अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, उन्हें हमेशा प्रतिस्पर्धा में धकेलना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सहायक और सुरक्षित सीखने का माहौल बनाना। यदि आपने वीडियो को अभी तक देख लिया है, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको टीचर संबंधित कोई भी जानकारी जिससे आती है, सबसे पहले लेकर आने का प्रयास करते हैं। आपको हम इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी टेट की तैयारी भी कराएंगे। और यदि आप अभी तक हमारे वीडियो के टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम आपको क्लास के नोटिफिकेशन समय पर डाल देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।